तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपका भी ड्रीम है नेक्स्ट ईयर 2027 में एएमयू से पैरामेडिकल कोर्स करने का, चाहे वो बीओटीटी हो, बीएमएलएस हो, रेडियोलॉजी हो, डायलिसिस हो, फिजियोथेरेपी हो या फिर कोई अदर कोर्स, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि बच्चे मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि दीदी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी है, एनसीईआरटी इनफ होगी या नहीं होगी, पेपर एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको सारे डिटेल्स देने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, एग्ज़ाम का पैटर्न समझो कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। ठीक है, पेपर पैटर्न क्या होता है कि एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे और 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या क्या होंगे आपके? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी में जोलॉजी और बॉटनी दोनों। तो ये आपके कितने सब्जेक्ट हो गए? 4 सब्जेक्ट हो गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जोलॉजी, बॉटनी। ठीक है, अब या तो तुम 25 क्वेश्चंस ईच रख लेना, या कभी कभी जो है वो ऊपर नीचे भी हो जाता है, किसी एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा आ गए या किसी एक के थोड़े से कम आ गए। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये तो 4 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं तुम्हारे, 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 100 मार्क्स के हो जाते हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आपने जो है वो पीसीबी से 12th कर रखी है, ठीक है, तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो। आपकी जो है वो 55% या 50% जो है वो 12th में आ गई है। ठीक है, 50% एग्रीगेट मार्क्स अगर आपके 12th में है तब आप एलिजिबल हो। ठीक है, और बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी मिनिमम आपके 50% होने चाहिए। ठीक है, तब जाके आप क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। दूसरी चीज आ जाती है आपकी आपकी एज। तो मिनिमम एज होनी चाहिए आपकी 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 25 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ हमारी पेपर पैटर्न की बात हो गई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई, एज क्राइटेरिया की बात हो गई। ठीक है, दूसरी चीज अब बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम से कितनी कौन कौन सी ब्रांचेस में आपको एडमिशन जो है वो मिलता है। तो देखो, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी में मिलता है, बैचलर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी मिलता है। इसका नाम चेंज हो गया, बैचलर्स इन एनेस्थीसिया एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी हो गया है। ठीक है, और बीएमएलएस में मिलता है, यानी कि लेबोरेटरी वाली में। डायलिसिस में मिलता है, इमरजेंसी ट्रॉमा केयर में मिलता है, और रेडियोलॉजी में भी मिलता है, और बीएमआरआईटी में भी मिलता है। ठीक है, अब रेडियोलॉजी और रेडिएशन थेरेपी दोनों में डिफरेंस है, इसकी डिटेल वीडियो मैं बना के डाल दूंगी कि इन दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बी एम आर आई टी और BRTT दोनों अलग अलग कोर्सेज हैं। गॉट इट। तो ये रही बात आपकी एग्जाम पैटर्न की। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करनी है, पढ़ना कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो एएमयू के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाओगे तो वहां पर सीधा सीधा पूरा सिलेबस का पीडीएफ डला हुआ है। ठीक है, नहीं मिलेगा आप लोगों को तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है वो उसको डाल दूंगी। दूसरी चीज क्या आ जाती है कि बुक्स क्या फॉलो करनी है। देखो, बायो के लिए तो स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को स्टिक कर जाओ, एनसीईआरटी के अलावा आपको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड, डायग्राम टू डायग्राम सब कुछ पढ़ो। ठीक है, फिजिक्स के लिए आपको जो है वो कंसेप्ट क्लियर करने हैं और अपना जो है न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री में जो है वो न्यूमेरिकल्स करो। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री के लिए स्ट्रिक्टली जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करो। सारी इक्वेशंस याद कर लो, सब कुछ याद कर लो, बस एनसीईआरटी पे लगे रहो। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि PYQs बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे तुम्हें हेल्प करेगी चीज़ वो यही होगी कि जो पुराने 10 साल के 8 साल के पेपर्स हैं उनको करना, टाइम लगा के उनको करो, जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट दोनों अच्छे होंगे। ठीक है, तो ये करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक पे मैं काम कर रही हूँ, पूरी एक क्वेश्चन बैंक होगी वो, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, OMR शीट्स होंगी, और आप उसमें जो है अपना पूरा प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और उसमें सोल्यूशंस भी होंगे ताकि आपको सोल्यूशंस भी मिल जाए। ठीक है, तो उस पर मैं काम कर रही हूँ, जल्द से जल्द मैं उसको लॉन्च करने की कोशिश करूँगी। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कितने लोग जो है वो उस बुक के लिए इंटरेस्टेड होंगे। जितना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा उतना मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी वो बुक लेकर आनी है आप लोगों के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये आ जाती है, देखो, हमेशा याद रखना कि
कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 20 घंटे एक दिन पढ़ रहे हो, फिर अगले दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, उसके अगले दिन कुछ नहीं पढ़ रहे, फिर एकदम से 10 घंटे पढ़ रहे हो, कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है उस चीज़ से, बिल्कुल बेकार है वो। 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, पर डेली पढ़ो, डेली पढ़ो, डेली अपने कंसेप्ट को रिवाइज करो, डेली जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से देखा जाए तो आपको हर एक सब्जेक्ट की कम से कम 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। 50 क्वेश्चंस फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के। अब 50 में आप डिवाइड कर लो कि इतने मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के करने हैं, इतने इनऑर्गेनिक के करने हैं, इतने ऑर्गेनिक के करने हैं, ठीक है। सेम गोज विद बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में तो आप 50 तो क्या, आप 100 क्वेश्चंस डेली लगाओ, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाईली स्कोरिंग जो है वो सब्जेक्ट होता है, और बहुत जल्दी उसमें कोई न्यूमेरिकल सोल्यूशन कुछ ऐसा तो होता नहीं है। तो बायो में तो आप मेरी मानो 100 क्वेश्चंस एक दिन में लगाओ, ठीक है। टाइम डिवाइड कर लो, टाइम लगा के एक दिन में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको, और 100 क्वेश्चन का टाइम लगा लो कि आपको 2 घंटे के अंदर अंदर 100 क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। अब डिसाइड कर लो कि फिजिक्स के कितने लगाओगे, केमिस्ट्री के कितने लगाओगे, बायो के कितने लगाओगे। इससे क्या होगा, जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करते रहोगे ना, तो आपको जब फाइनल में एग्जाम में बैठोगे ना, तब आप ऑलरेडी जो है वो अपनी टाइम और एक्यूरेसी पे काम कर चुके होगे, ठीक है। बाकी जब आप पढ़ते जाओगे तब आप क्या करोगे, अपने कंसेप्ट पे काम करोगे। कंसेप्ट क्लियर करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप सबको पता है जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो निकाल जाओगे, सीट ले जाओगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बता देती हूँ कि किस ब्रांच में कितनी सीट्स जो है वो अवेलेबल रहेंगी आप लोगों के लिए। तो देखो, बीओटीटी में क्या है, 30 रेगुलर सीट्स हैं, 10 सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं, ठीक है। ऑप्टोमेट्री में क्या रहेगा, आपका 20 सीट्स रेगुलर हैं और 10 आपकी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं। एमएलटी में क्या रहेगा, आपका 15 सीट्स जो है वो रेगुलर बच्चों के लिए रहेंगी, और 10 सीट जो है वो सेल्फ फाइनेंस के अंडर रहेंगी, ठीक है। डायलिसिस में 15 सीट्स जो है वो रेगुलर की रहेंगी, और 10 सीट्स जो है वो आपकी सेल्फ फाइनेंस की रहेंगी। रेडियोलॉजी में 15 सीट्स आपकी रेगुलर रहेंगी, 10 सीट्स आपकी सेल्फ फाइनेंस की रहेंगी। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपकी 12 सीट्स रहेंगी, इसमें सेल्फ फाइनेंस की कोई सीट्स नहीं है। बट आई गेस रिसेंटली एक नोटिस आया है जिसमें बहुत सारी सीट्स बढ़ गई हैं, सेल्फ फाइनेंस के लिए भी बढ़ गई हैं, एनआरआईज कोटे वाले बच्चों के लिए भी बढ़ गई हैं, और एनआरआई वाली सीट्स अगर खाली बचती हैं तो वो ऑटोमेटिकली सेल्फ फाइनेंस वाले बच्चों को अलॉट हो जाएंगे और सेल्फ फाइनेंस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ 4 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये रही आपकी सीट्स की बात। तो अब तक हमने कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर ली, हमने बात कर ली सीट्स कितनी रहेंगी, क्वेश्चंस कितने रहेंगे, मार्क्स कितने रहेंगे, सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, और कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है। स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ो, स्पेशली बायो के लिए और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। और जो आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स है उसके लिए जहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो वहाँ से करो, कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है, जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक पकड़ लो और उसमें लग जाओ, ठीक है। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं सेम पैटर्न को फॉलो करते रहो, बस क्या करो, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर हैं 8 से 10 साल के, उनको उठा के करते जाओ साथ 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 साथ, ठीक है। तो जो है आपकी नीट की प्रिपरेशन होती जाएगी और इस चीज़ की भी प्रिपरेशन होती जाएगी। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ये रहनी चाहिए आप लोगों की। और कंसिस्टेंटली जो है वो पढ़ना है, प्लानर बना लो, लिस्ट बना लो नंबर ऑफ चैप्टर्स की, कि मुझे इतने टाइम में इतनी चीज़ें कवर करनी है। मेरे हिसाब से अगर आप आज से 1 साल बाद एंट्रेंस देते हो, ठीक है, वैसे तो आएगा 7-8 महीने ही बचते हैं अब से, तो इसमें से 6 महीने में या 5 महीने के अंदर अंदर आपका सारा सिलेबस कवर हो जाना चाहिए पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से। बाकी के जो 3-4 महीने बचे उसमें आपको करनी है धमाकेदार क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन, और एकदम अपना एक्यूरेसी पे काम करना है। क्योंकि देखो, माना कि पैरामेडिकल कोर्स है, बट आप लोगों ने इस साल देख लिया होगा कि नीट में क्या हाल हुआ है, और जितना बुरा हाल नीट में हो गया है उसके बाद जो है पैरामेडिकल कोई बच्चा छोड़ना नहीं चाहता है, ठीक है। तो वेटिंग के चांसेस है कि कम क्लियर हो, क्योंकि कोई सीट छोड़ता ही नहीं है यार, ठीक है। तो इसीलिए इसको हल्के में मत लेना, कंपटीशन ये भी टफ है। अगर सीरियसली करोगे, कंसिस्टेंटली करोगे, डिसिप्लिन के साथ करोगे, निकाल ले जाओगे, नहीं करोगे तो फिर ऑफिस है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है। अपना एक प्लानर बना लो, उस प्लानर पे डेली टारगेट्स लिख दो, आज मुझे इतने क्वेश्चंस बायो के करने हैं, इतने मुझे केमिस्ट्री करने हैं, इतने फिजिक्स करने हैं, इतने इसके करने हैं, ठीक है। और उसको टिक करते जाओ, टिक करते जाओ। इससे क्या रहेगा, जब आप अपनी डेली प्रोग्रेस देखोगे ना, तो आपको रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एक दिन कर रहे हो, एक दिन नहीं कर रहे हो तो कुछ नहीं होता। जब आपके हाथ में प्लानर रहता है और आप अपनी डेली प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे होते हो, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार कल इतना किया था, आज मुझे इससे भी ज़्यादा करना है। कल आज इतना किया है, कल मुझे इससे भी ज़्यादा करना है। ये जो है मैं पर्सनली फॉलो करती हूँ, पर्सनली फॉलो करती थी अपने प्रिपरेशन फेज में, इसीलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ट्रस्ट मी, ट्राई करके देख लो, ट्रैक सिस्टम बना लो, एक प्लानर, टू डू लिस्ट या कुछ भी, और उसमें देखते जाओ। आपने कल 4 टारगेट पूरे किए तो आज 5 करने हैं, 5 किए तो कल 6 करने हैं, फिर 7 करने हैं। ऐसे करके आपको भी नहीं पता चलेगा, आपकी एफिशिएंसी, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आपको जो है वो प्रिपेयर करना है। बाकी अगर और कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो मुझे कमेंट में बता देना। मैं फिर से एक और नई वीडियो लेकर आ जाऊंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और तुम्हारे जो भी फ्रेंड्स जो है वो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको चैनल ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस 2027 की पैरामेडिकल से रिलेटेड आती रहेंगी। या सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।